हमेशा से एक सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रहा है, जिसके बारे में हमेशा हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं। चाहे बात इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में हो या फिर वहाँ पर ह्यूमन बींग्स के रहने को लेकर हो, हमें उससे जुड़ी हर बात को जानने में बेहद मजा आता है। और अपने इसी इंटरेस्ट की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए हमने आर्टेमिस मिशन के तहत चांद के बारे में जानकारी जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। तो आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में डिटेल में। अगर हम नासा के द्वारा शुरू किए जाने वाले आर्टेमिस मिशन की बात करें तो उनके हिसाब से ये मिशन अब तक चांद पर शुरू किए गए सभी मिशन में से सबसे टफ है। इस मिशन को नासा ने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 स्पेसक्राफ्ट, नंबर 2 द गेटवे, नंबर 3 द मून बेस। इस मिशन के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि सारे के सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर सेफली लैंड कर जाएं और रिटर्निंग टाइम में वो सही सलामत वापस भी आ जाएं। और इसके साथ ही इनकी ये भी कोशिश है कि इस मिशन में बहुत ज्यादा पैसे भी ना खर्च हो। अगर हम इस सिस्टम के पूरे कंपोनेंट को जाने तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पहला पार्ट द एसएल्स रॉकेट और दूसरा पार्ट ओरियन स्पेसक्राफ्ट। एसएल्स को हम आज तक के सबसे पावरफुल रॉकेट में गिन सकते हैं। अगर हम इसके वेट की बात करें तो विद फ्यूल इसका वेट लगभग 2600 टन है। यह रॉकेट इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह हमारे ओरियन स्पेसक्राफ्ट को इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट से काफी दूर ले जा सकता है। इस रॉकेट को अभी जल्दी ही लॉन्च भी किया गया था। अगर हम ओरिएंट स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो ये अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल इंसानों को चांद पर भेजने के लिए किया जाएगा। फिलहाल इस वाले स्पेसक्राफ्ट को एक ट्रायल पोजीशन पर रखा गया है कि जैसे अगर यह सक्सेस हुआ तब ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट को मंगल पर भी भेजने के लिए तैयार किया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसे मंगल पर भेजने के लिए काफी कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में कुल 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा जो अलग अलग मिशंस और अलग अलग रोल्स को परफॉर्म करेंगे। अब स्पेसक्राफ्ट के बाद आइए इसी में जान लेते हैं इसकी चांद पर लैंडिंग और रिटर्निंग प्रोसेस के बारे में, जिसका प्रोसेस द गेटवे प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाएगा। यह एक मैन मेड ऐसा स्पेस स्टेशन है जो अर्थ की जगह मून के चक्कर लगाएगा। इसकी हेल्प से चांद पर पहुंचना काफी हद तक आसान हो जाएगा। इस प्रोग्राम को नासा, स्पेसएक्स और बहुत सारी कंपनीज मिलकर कर रही हैं। तो यहाँ चांद के ऑर्बिट में पहुंचने का रोल खत्म होने के बाद अब बारी आती है चांद पर लैंडिंग की, जिसके लिए होता है 3rd प्रोग्राम यानी लूनर लैंडिंग सिस्टम, जहाँ एक टैक्सी की मदद से लैंडिंग की जाएगी। इस टैक्सी को नासा स्पेशली डिजाइन कर रहा है। इसका काम होगा लोगों को स्पेस स्टेशन से लेकर चांद के सरफेस पर छोड़ना और ऐसे लोग जो वहाँ से रिटर्न आना चाहते हैं उन्हें वापस लेके आना। लेकिन आगे डिस्कशन करने से पहले आइए हम आपको चांद पर जीवन के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में काफी टेम्परेचर अप डाउन होता है। यहाँ पर 13.5 दिन के लिए सूरज निकलता है और 13.5 दिन तक सूरज दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। यानी जब सूरज दिखाई देता है तब यहाँ का टेम्परेचर 112 से 127 डिग्री के आसपास होता है, जबकि बचे हुए 13.5 दिनों में यहाँ का टेम्परेचर -173 डिग्री से लेकर -175 डिग्री के आसपास हो जाता है, जहाँ पर किसी भी इंसान का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। और इन्हीं सब कंडीशन को एनालिसिस करते हुए नासा वहाँ पर एक ऐसा मून बेस बनाने की तैयारी में लगा हुआ है जिसमें इंसानों के रहने के लिए लूनर कैबिन होगा। लूनर रोवर्स इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। अगर हम 1960 से 70 के बीच में नासा के द्वारा किए गए अपोलो मिशन की बात करें तो इसमें स्पेसक्राफ्ट को चांद के एक्टिव रीजन में लैंड कराया गया था, लेकिन इस बार ये प्लानिंग थोड़ी अलग की गई है। यानी इस बार लूनर बेस को चांद के साउथ पोल पर बनाने की तैयारी है। हालांकि चांद के साउथ पोल पर अभी तक कोई गया नहीं है, लेकिन बर्फ के रूप में जमे हुए पानी का सबसे बड़ा सोर्स यही साउथ पोल पर ही है। और इसीलिए हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर ह्यूमन लाइफ डेवलप करने के बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि आए दिन बढ़ती हुई जनसंख्या आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए हमें आज से ही विकल्प ढूंढने की जरूरत भी है। तो आपको चांद के इस आधुनिक मिशन के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें।